ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन दी मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग कोर्स। हमने जो है ब्रीफली जो है देखा था कि मशीन लर्निंग की दो बुनियादी ब्रांचेस होती हैं, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज लाइक कि आप यू हैव दी फीचर्स एक्स आपके पास होता है, जिसकी बुनियाद पर आप जो वाई प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो भी आपको अवेलेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करते हैं कि मकान की कीमत मुझे प्रेडिक्ट करनी है, तो मकान की कीमत प्रेडिक्शन के लिए आपको जो है मकान की खसूसियात पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मकान कितने गज़ का है, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, फुली फर्निश्ड है या नहीं है, मकान जो है अटैच बाथ है या नहीं है उसके अंदर, एंड सो ऑन। तो यू रिक्वायर अ नंबर ऑफ फीचर्स। उसकी बुनियाद पे आप वाई की प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि ये मकान जो है कितनी कीमत है इसकी। अब ड्यूरिंग लर्निंग के दौरान स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि आप प्रेडिक्ट कराएंगे कि चलो मशीन आप बताएं कि इसकी कीमत क्या होगी। मशीन ने जो प्रोडिक्शन की, यू कंपेयर कि आपकी प्रोडिक्शन जो मशीन ने की है और जो एक्चुअल कीमत है उसमें कितना डिफरेंस है, उसको हम लॉस कहते हैं। और हम क्या करते हैं, इस लॉस का हम डेरिवेटिव निकालते हैं और इसके हिसाब से जो है हम अपने वेट्स को, पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं। और अगर ये एडजस्टमेंट जो है करने के बाद जो है हम ये देखते हैं कि जो है हमारा लॉस कम होना शुरू हो जाता है। अब लॉस जो है कई तरह के होते हैं। इफ़ यू आर डूइंग बाइनरी क्लासिफिकेशन तो लॉस अलग होगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में लॉस अलग होगा, और रिग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लॉस अलग होगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल, मैथमेटिक्स के कोर्स में भी बात की, और सर नासिर ने जो है आपको मशीन लर्निंग जो पढ़ाई है थोड़ी बहुत अभी तक, जो चैप्टर 3 तक तो आपने पढ़ लिया है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन के रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो हमने बात की कि आप लॉस के हिसाब से जो है, लॉस जो निकल रहा है वो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी आपका सॉफ्टवेयर जो प्रेडिक्शन कर रहा है और आपकी प्रेडिक्शन जो एक्चुअली आपको पता है आंसर, दोनों का डिफरेंस। आपकी प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू आपको पता है क्योंकि, तो इस वजह से इसको कहा जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो है हमने बहुत सारे बेसिक टास्क तो देख लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, जो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इन दिस कोर्स। जिसमें जो है बुनियादी डेफिनेशन तो यही है कि इट कंसिस्ट ऑफ लर्निंग टू मैप इनपुट डेटा टू नोन टारगेट्स। मैपिंग है, मशीन लर्निंग इज़ नथिंग बट सिंपली अ मैपिंग। ठीक है, आप जो है एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दें एक्स को तो क्या वाई आ जाएगा, या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि जो है नॉर्मली जो है हम एक लीनियर प्रेडिक्शन जब करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है x और y के बीच में जो रिलेशन है वो ये लाइन का रिलेशन होता है। नॉर्मली वी ट्राई टू फाइंड दिस पैरामीटर m और b। अच्छा, अक्सर जगहों पे आपको नज़र आएगा x डब्लू नॉट ले लेते हैं इसको और इसको W1 ले लेते हैं, तो m और b जो है आपके क्योंकि पैरामीटर्स हैं, वेट्स हैं, तो हम W0 और W1 भी ले लेते हैं। तो ये हम जो है मैपिंग तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा काम है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, जो आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 3 में करा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हम
परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन से काम है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर सीक्वेंस जनरेशन। आपको एक पिक्चर दी जाए और आपको प्रेडिक्ट करना हो उसका कैप्शन, ठीक है, आपको ये प्रेडिक्ट करना हो कि ये पिक्चर जो है इसमें क्या हो रहा है, तो ये भी जो है हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हम एक मशीन लर्निंग का एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो LSTM और CNN की मदद से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम नॉर्मली जो है CNN को इस्तेमाल करते हैं इमेजेस के लिए। ये चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे, ये इमेजेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और LSTM इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली टेक्स्ट के लिए, सीक्वेंसेस के लिए। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो हम, क्योंकि यहाँ पे जो काम है इमेज और टेक्स्ट दोनों का काम है, तो हम जो है इसके लिए LSTM और CNN इस्तेमाल करते हैं। इमेज को रीड करना और इमेज का टेक्स्ट कैप्शन जनरेट कराना कि इस इमेज में क्या हो रहा है। तो ये सीक्वेंस जनरेशन है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके ऊपर आगे चल के। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। सिंटेक्स ट्री प्रेडिक्शन। सिंटेक्स ट्री प्रेडिक्शन का मतलब है एक जुमला है, जुमले के स्ट्रक्चर को समझना। यानी मिसाल के तौर पर एक जुमला है, जुमले की हिरारकी क्या है, जुमले में जो है अमूमन एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज होता है और वर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। अब ये प्लेस क्रिकेट जो है ये वर्ब फ्रेज है, प्लेस और क्रिकेट ये वर्ब फ्रेज है। तो ये पार्स ट्री बनाना, सिंटेक्स ट्री बनाना, और ही जो है ये नाउन फ्रेज है। तो ये नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में ब्रेक करना जुमले को, और इसके अंदर फर्दर डिकम्पोजिशन भी हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो काम है जुमले को ब्रेक करना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ये भी मशीन लर्निंग से किया जा सकता है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें हम जो है देखेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में, जब हम LSTM को इस्तेमाल करेंगे। सर ये किन सिचुएशन में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है। फॉर एग्जांपल आप अक्सर जो है लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट आप लोगों ने देखा है, वहाँ पे आपको जुमले का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो जुमले को समझना अक्सर जगहों पे ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर आप चैटबॉट बना रहे हैं, ठीक है। चैटबॉट में आप जो है एडमिशन का चैटबॉट है, आप जाते हैं, आप कहते हैं कि अलादीन एकेडमी में एडमिशन लेना है। तो मैं जो है, हो सकता है कि एक बंदे को बिठाया हुआ है मैंने जो आपको हेल्प कर रहा हो, आपको बता रहा हो कि ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये कोर्सेज हैं। लेकिन अब इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे चैटबॉट बिठाना पड़ेगा जो आपके सवाल को समझेगा पहले और उसके बाद उसका ऑटोमेटेड रिप्लाई जनरेट करेगा। तो ये जो है चैटबॉट कहलाएगा, ठीक है। तो चैटबॉट में ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच, आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको स्पीच में कन्वर्ट करना है। एलेक्सा का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है कि अलेक्सा जो है वो क्या करता है, आप उसको कोई कमांड देते हैं, वो उसकी कमांड को ओबे करता है। आपने बोला लाइट बंद कर दो, तो लाइट बंद कर रहा है। आपने बोला अलेक्सा को कि जो है म्यूज़िक चला दो, तो म्यूज़िक चलाना शुरू कर दिया उसने। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चाहिए हमें, जुमला समझ सके वो, ये कैपेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अक्सर जो है हम एक तस्वीर है
तस्वीर में जो है हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि इस तस्वीर में गाड़ी कहाँ पर है, इस तस्वीर में बंदा कहाँ पर है। ये इमेज है रोड पे जो है, आपने एक तस्वीर खींची, उस तस्वीर में जो है एक बंदा है, उसके साथ गाड़ी है, ठीक है। तो ये बंदा जो है किस लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है, ये गाड़ी किस पोजीशन पे मौजूद है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे जब हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अलावा जो है हमें कुछ और रेलेवेंट एरियाज़ भी हैं, रेलेवेंट टॉपिक्स भी हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो होती है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का मतलब है पूरी इमेज में क्लासिफाई करना कि ये इमेज किसकी है, किस बंदे की इमेज है, बंदे का नाम क्या है। या आपने दो कैटेगरीज बना ली, कैट्स और डॉग। आपने इमेज देख के बताना है ये कैट की इमेज है या डॉग की इमेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैट वर्सेस डॉग, ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर आपको लोकेट करना है, पोजीशन भी बतानी है, ठीक है। तो आप जो है इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपने बोला यार इस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इस पोजीशन पे है या नहीं है, तो बाउंडिंग बॉक्स होगा जिसको आप मूव कर करके जो है डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई और विड्थ और हाइट, किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है और उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। और हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो। तो ये जो है एक इट इज़ स्लाइटली एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन प्रॉब्लम से मिलती जुलती चीज़ है, उसी की बुनियाद के ऊपर हम काम करते हैं। तो हमने देखा एक चीज़ है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एक चीज़ है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक और चीज़ होती है इमेज सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इमेज सेगमेंटेशन हम जो है पुराने तरीक़ों से भी करते आए हैं, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड से अलग कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर है जिसमें जो है गाड़ी है, तो गाड़ी के पिक्सल्स को हम अलग कर लें और गाड़ी के पिक्सल्स को अलग करके ये गाड़ी अलग से हमें मिल जाए, ठीक है। इसके पिक्सल्स अलग कर लें और बंदा अगर है तो बंदे के पिक्सल्स अलग कर लें, यानी ऑब्जेक्ट को निकाल लें इसमें से। तो ये कहलाता है इमेज सेगमेंटेशन। अब इसके बड़े मशहूर मशहूर एल्गोरिथम्स हैं, आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने नाम भी सुना हो इसका, योलो के नाम से है, ठीक है। किसी ने नाम सुना है योलो का? चलिए, योलो हो गया, RCNN, ये मशहूर मशहूर एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। तो ये हम जो है जब हमारा आखिरी मॉड्यूल होगा इंशाल्लाह हम उसमें बात करेंगे। RCNN, फास्टर RCNN, मुख्तलिफ एल्गोरिथम मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी एक टेक्निक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें वाई का कंसर्न नहीं होता, यानी मैंने मकान की कीमत जो है मुझे उससे कंसर्न नहीं है, मैंने अपने जितने भी मकानात हैं उसको एक तरीका तो यह है मैं उसके फीचर्स की बुनियाद पे उसकी कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। जी कोई क्वेश्चन है? जी सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में अगर हम ये कहें कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता तो ये सही रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, डिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती हमें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है।
हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बुनियाद पे आप कोई भी काम करना चाहो, मिसाल के तौर पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बुनियाद पर उनकी ग्रुपिंग करना चाहो, आप देखना चाहो मेरे पास जितने मकानात हैं वो किन किन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि कुछ मकानात जो है ऐसे हों जिनकी जो कि फर्निश ना हो सकता है कुछ मकानात ऐसे हों जो पॉश एरिया के अंदर हो। तो आप अनसुपरवाइज लर्निंग में जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की आपको ज़रूरत नहीं होती। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से आप मिसाल के तौर पर ग्रुपिंग जो कर रहे हैं इसको क्लस्टरिंग कहा जाता है। और दूसरा काम जो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी किया जाता है। डायमेंशनैलिटी से मुराद ये है कि आपके पास नंबर ऑफ़ फीचर्स कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ फीचर्स से मुराद जैसे मकान की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, मकान की कीमत, कीमत तो चले वाई ले लिया आपने, मकान का कवर्ड एरिया, अटैच बाथ कितने हैं, और कमरे कितने हैं, फुली फर्निश्ड है या नहीं है। इस तरीके से आपके पास फीचर्स हो सकता है कि आपके पास फीचर्स बहुत बड़ी तादाद में आ जाएं, 100 के करीब हों। नॉर्मली जो है जब हम टेक्सचुअल डेटा पे काम कर रहे हो तो डायमेंशनैलिटी बढ़ सकती है, या इमेज डेटा पे काम कर रहे हो जब डायमेंशनैलिटी बढ़ सकती है। बट अदरवाइज अगर हम जो है न्यूमेरिकल डेटा पे इतने डायमेंशंस नहीं होते, जैसे मकान की कीमत की प्रोडिक्शन है यहाँ पे इतने फीचर्स नहीं होते। इमेज में बहुत फीचर्स बन जाते हैं। इमेज है ना, अभी हम इंशाल्लाह इमेज पे बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो आप देखिएगा अगर 1000 बाय 1000 की भी इमेज है तो इमेज का हर पिक्सल जो है वो एक फ़ीचर होता है। ठीक है, तो जब हर पिक्सल एक फ़ीचर है तो 1000 बाय 1000 की इमेज है तो उसमें कितने पिक्सल्स होंगे, 1 मिलियन पिक्सल्स। तो एक इमेज के अंदर 1 मिलियन फीचर्स होंगे, तो इट इज़ अ लार्ज नंबर। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे फिर हमें डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करना होता है, जिसके लिए जो टेक्निक हमारे पास मौजूद है हम उसको पीसीए कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जब मैंने मैथमेटिक्स को मशीन लर्निंग पढ़ाया था तो उसमें मैंने पूरी मैथमेटिक्स भी बताई थी इसकी, किस तरीके से डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। जी कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। तो ये पीसीए को आप लोग देख लीजिएगा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था मैथमेटिक्स का उसमें हमने जो है पीसीए को देखा था। इसके अलावा सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है इट इज़ इन बिटवीन दी सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ऑटो इनकोडर्स है। यानी आपका जो वाई होता है ना, वाई भी जो है वो एक्स की बुनियाद पर आप किसी फॉर्मूले से किसी तरीके से एक्स भी जनरेट करा लेते, वाई भी जनरेट करा लेते हो एक्स की मदद से। जैसे ऑटो इनकोडर्स के अंदर क्या होता है, ऑटो इनकोडर्स के अंदर जो आपका एक्स होता है वही वाई भी होता है। ठीक है, तो आप कहते हो ऑटो इनकोडर से कि जो है मेरे पास ये इनपुट आ रहा है और मुझे आउटपुट भी यही चीज़ चाहिए, बीच में जो है तुम इसको कंप्रेस करने का तरीका सीखो। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटो इनकोडर्स की मदद से हम डेटा को कंप्रेस करते हैं, डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं कि तुम्हें जो है मैं एक इनपुट इमेज दूंगा और मुझे तुम आंसर में भी जो है इनपुट इमेज ही चाहिए। अब बीच में तुम क्या करोगे, तुम उसको पहले कंप्रेस करोगे और डीकंप्रेस करोगे, तो इस दौरान तुम लर्न करोगे ये इमेज है, यही इमेज मुझे चाहिए। अब बीच में क्या करना है, तुम्हें जो इमेज मिल रही है इसको छोटा करो और इसको दोबारा से बड़ा भी करो। ठीक है, तो अगर तुम्हारी टेक्निक सही है, तुम इतनी प्रैक्टिस कर पाओ कि ओरिजिनल इमेज को छोटा करके बड़ा करने का तरीका तुम सीख लो, तो ये जो हमारी इमेज छोटी हुई है ये कम से कम लॉस वाली होगी। यानी ये लर्न कर लेगा वो तरीका जिस तरीके से जो है एक छोटी इमेज एक बड़ी इमेज को छोटा किया जा सकता है, और इस तरीके से छोटा किया जाएगा कि आप जो है डीकम्प्रेस
रिड्यूस करने का, डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने का तरीका सीखना है, सच दैट वो जो है उसको जब डीकंस्ट्रक्ट करे तो ओरिजिनल इमेज रिट्रीव हो जाए। तो अगर ये लर्न कर जाए कि इमेज को किस तरीके से छोटा करना है कि कम से कम लॉस हो, यानी ओरिजिनल इमेज मैं वापस फिर भी ले सकूं, ऐसा तरीका जिसके ज़रिए मैं इमेज को ऐसे कंप्रेस करूं कि मैं डीकंप्रेस करके ओरिजिनल इमेज विद मिनिमम लॉस हासिल कर सकूं। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑटो एनकोडर। जी, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों के पास सही? जी माय डियर स्टूडेंट। जी सर। ठीक है, तो ये ऑटो इनकोडर्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो भी जो है बड़ा ही अच्छा एरिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये ज़्यादातर जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इस्तेमाल होता है, गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम जैसे एक जहाज़ है उसको उड़ना सिखाना है, ठीक है? तो पहली बार जब वो उड़ेगा तो वो गलती करेगा और वो गिर जाएगा, तो इस गलती से वो सीखेगा, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट में। यहाँ पे हम उसको कुछ नहीं प्रोवाइड कर, तौर पर एक जहाज़ उड़ा, गिर गया, उसने सीख लिया कि अब जो है मुझे ये गलती नहीं करनी। अगली बार फिर उड़ेगा, शायद फिर कोई गलती कर दे, फिर लर्न करेगा। तो इस तरीके से ग्रेजुअली वो लर्न करता जाएगा और अल्टीमेटली जहाज़ इस काबिल हो जाएगा कि वो फ्लाई कर सके। इसी तरीके से गेम्स में है, गेम्स में वो अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा। इसी तरीके से जैसे सर नासिर ने कल बात की थी अल्फ़ा गो गेम्स की, गेम की बात की थी, जो गो गेम है, गो गेम में अल्फ़ा गो के नाम से एक उन्होंने जो है बॉट बनाया था जो कि गो गेम प्ले करता है और वो खेलते खेलते लर्न कर गया कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड चैम्पियन ली सीडॉल को उसने बीट किया। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा आपसे थोड़ी सी वैलिडेशन के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने मशीन लर्निंग पढ़ाई थी, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग में, कि हम अपने डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्टिंग सेट। ठीक है, ये हम सबको पता है। ट्रेनिंग में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रेनिंग में जो है हम मशीन को ट्रेन कराते हैं और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको टेस्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग में जो है, क्योंकि हमने जो डेटा इस्तेमाल किया वो डेटा एक्सपोज्ड हो चुका है, तो हम उसको जो है टेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें एक नया डेटा सेट चाहिए टेस्टिंग के लिए। तो इस वजह से हम ट्रेनिंग का डेटा अलग रखते हैं, टेस्टिंग का डेटा अलग रखते हैं। इसके अलावा हमें एक और काम करना पड़ता है जिसको हम वैलिडेशन कहते हैं। तो वैलिडेशन जो है उसका मकसद होता है हाइपर पैरामीटर्स की ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो हम उस वैलिडेशन डेटा कहते हैं, वैलिडेशन डेटा सेट की मदद से हम जो है ऑप्टिमम हाइपर पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हम एक इतना अच्छा मॉडल फाइंड कर सकें जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो, ओवर फिटिंग ना हो रही हो उसके अंदर। तो अभी हम बात आते हैं इसको किस तरीके से हम जो है fitting. So evaluating a model always boils down to splitting your data into three sets. आवाज गायब हो रही है। मॉडल पे चेक करते हैं कि आपका, जी अभी आ रही है आवाज सही? अच्छा देखें, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग, डेटा सेट्स हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग। एक्चुअली हम करेंगे क्या, ट्रेनिंग पे हम ट्रेन कराएंगे और वैलिडेशन पे चेक करेंगे कि
हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हम कहेंगे यार थोड़ा सा परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव करके देखते हैं। तो व्हाट वी विल डू कि हम जो है लेयर्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ बढ़ा दें, फिर हम हमारा मॉडल थोड़ा सा अच्छा काम किया देंगे यार, हो सकता है और अच्छा काम कर ले। थोड़ा सा तरीके से हम जो है मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को ऐसा एक के बेस्ट रिजल्ट दे रहा हो वैलिडेशन डेटा के ऊपर। तो ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करेंगे, वैलिडेशन डेटा पे चेक करेंगे यार रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे अनटिल कि हमें एक ऐसा मॉडल मिल जाए जो वैलिडेशन डेटा के ऊपर बेस्ट आंसर दे रहा हो। तो क्या हमारा काम ख़त्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स इसके बाद? ट्रेनिंग के ऊपर डेटा पे चेक कर लिया हमने, तो क्या हमारा काम ख़त्म हो तो टेस्ट डाटा को गया यहाँ पे? क्या कहते हैं? हाँ, तो वैलिडेशन पे सही दे रहा हो, टेस्ट पे सही ना दे। सर आवाज़ बहुत बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारा अच्छा वैलिडेशन डेटा पे जो है हमारा मॉडल ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, ठीक है। तो कर दिया और वैलिडेशन डेटा पे हमने जो है इसको वैलिडेट कर दिया, तो क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? हो सकता है कि वैलिडेशन डेटा पे भी वो लर्न कर गया हो, एडजस्ट कर पाया हो, लेकिन जो है वो अननोन डेटा पे जो है फेल हो जाए। बिकॉज वैलिडेशन डेटा तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद वैलिडेशन डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ट्रेनिंग करा रहे हैं, फिर वही वैलिडेशन डेटा हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा मॉडल जो है उसको मेमोराइज कर पाए, क्योंकि वो लीक हो चुका है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन लीकेज। ये जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तो हमें नहीं पता कि टेस्ट डेटा पे वो सही काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नए डेटा के ऊपर टेस्ट भी करना पड़ेगा। हमने 4 डेंस की लेयर लगाई थी, तो कौन से स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो है हमें बेस्ट आउटपुट मिल रहा है, तो हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत है क्या 3 पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 4 पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इमेज नेट का कॉम्पिटिशन है जिसमें जो अक्सर आप देखते हैं कभी माइक्रोसॉफ्ट ने बीट कर दिया, कभी गूगल ने बीट कर दिया, कभी किसी कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने बीट कर दिया। तो वो ये क्या कर रहे होते हैं, वो हाइपर पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी जो है रिसर्च के बाद जो है बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स अगर आप फाइंड कर पाएँ, तो आप लोग भी जो है किसी कंपटीशन में जो है विन कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है अपना टाइम स्पेंड करें। जो हमारे पास मशहूर डेटा सेट्स हैं जैसे पीमा इंडियन डायबिटीज़ डेटा सेट है, या इसके अलावा जो है साइफर डेटा सेट है, ये मुख्तलिफ डेटा सेट्स हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए जो है आपके पास IMDb डेटा सेट है, मूवी रिव्यू डेटा बेस। तो उसको जो है आप लोग एनालाइज करें, देखें कि कौन से हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर जो है आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों के? कि जो है ये हाइपर पैरामीटर्स, अब ये हाइपर पैरामीटर्स क्या है, कहीं पे 32 नोड्स लग रही हैं, कहीं पे 64 लग रही हैं, कहीं पे 128 लग रही हैं, तो किस पे हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा? तो हमें जो है, अब ये आप रैंडमली भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग रैंडमली करते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है जो अभी इस बुक में जो है हम देखेंगे, आखिर में जो है बयान किया गया चैप्टर 4 के। तो इस चैप्टर के एंड में जो है उन्होंने एक यूनिवर्सल वर्क फ्लो बताया हुआ है कि अगर आपने जो है लर्न करना है कि किस तरीके से जो है हम हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करें, क्या तरीक़ाकार होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये इपॉक और बैच साइज ये हाइपर पैरामीटर में नहीं आता? ईपॉक्स को भी डाल सकते हैं, बैच साइज भी, ये भी हाइपर पैरामीटर्स में आता है, ठीक है। इनकी भी ऑप्टिमाइजेशन आप करेंगे, ठीक है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंपल हेल्ड आउट वैलिडेशन
हम जो है ट्रेनिंग डेटा अलग रखते हैं और कुछ डेटा जो है वैलिडेशन के लिए अलग से रखते हैं। इसको सिंपल हेल्ड आउट वैलिडेशन कहेंगे। ये उस वक्त करेंगे जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो, तो आप जो है ट्रेनिंग डेटा अलग रखेंगे और वैलिडेशन डेटा थोड़ा सा अलग रखेंगे। इसके बाद जो है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आप डेटा को जो है के पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर 3 फोल्ड कर रहे हैं, तो डेटा के 3 हिस्से करेंगे और 3 पास चलाएंगे। 3 फोल्ड कह लें या 3 पास कह लें। पहले पास में आप पहले हिस्से को वैलिडेशन के लिए रखेंगे, बाकी 2 को ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। दूसरे पास में आप दूसरे हिस्से को वैलिडेशन के लिए रखेंगे और पहले और आखिरी को ट्रेनिंग के लिए। और तीसरे पास में आप तीसरे हिस्से को वैलिडेशन के लिए रखेंगे और पहले 2 को ट्रेनिंग के लिए। यानी एक हिस्सा जो वैलिडेशन के लिए रखा है, उसके अलावा जो 2 हिस्से हैं वो ट्रेनिंग के लिए हुए हैं। हर पास में जो है आपका वैलिडेशन वाला डेटा जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास जो है डेटा कम हो। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये 4 फोल्ड होगा तो आपके पास 4 पास होंगे और 4 हिस्सों में डेटा को डिवाइड करेंगे। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन है? ये क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, हेलो। जी सर। चलें, वेरी जी सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ये तो बहुत, ये आप लोगों ने पीछे भी करा है। और आइटरेटेड के फोल्ड में आप के फोल्ड को कई बार चलाएंगे, तो आइट्रेट करेंगे के फोल्ड कई बार। तो आप ये उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास बहुत कम डेटा हो, और ये केगल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप जो है हर बार जो है डेटा को शफ़ल करेंगे। शफ़ल करने के बाद जो है उसको के हिस्सों में तोड़ेंगे और के फोल्ड दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो अगर आप जो है p टाइम्स चला रहे हैं तो p इंटू के टाइम्स जो है आप एवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है अगर, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इनको जो है प्रैक्टिकली करके देखें। ये चैप्टर वैसे थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया है। बातें तो सारी प्रैक्टिकल ही हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कुछ चीज़ों का और ख़याल रखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा रिप्रेजेंटेटिवनेस का ख़याल रखें। इसका मतलब ये है, अगर जो है मैं डिजिट्स का डेटा, जिसको हम इस्तेमाल भी करेंगे, बल्कि इस्तेमाल करा भी है हमने, एमनेस्ट का डेटा सेट जिसमें हमारे पास डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक। 0 की इमेज है, 0 की कई एंगल से इमेज है। 0 थोड़ा सा स्लांट हुआ है, 0 थोड़ा सा सीधा हुआ है, 0 थोड़ा सा ब्रोकन हुआ है। तो ये कई एंगल से कई स्टाइल्स की इमेजेस हैं 0 की। ठीक है, देखा हुआ है आप लोगों ने एमनेस्ट का डेटा सेट? यस सर, देखा ठीक है, हुआ। देखा हुआ है ना? तो वो जो है हमारे पास एमनेस्ट का डेटा है जिसमें जो है 0 भी है, 1 भी है। अब ये डेटा अगर जो है आपका तरतीब से रखा हुआ है, पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, अप टू 9। ठीक है, अब मुझे बताएं, अगर आप इसको डेटा को स्प्लिट करते हैं 80 और 20 के रेशो में, ठीक है, तो आपके पास जो डेटा ट्रेनिंग में जाएगा वो 0 से लेकर 7 तक जाएगा, 80% डेटा। और 8 और 9 जो है वो आपका टेस्टिंग में चला जाएगा या वैलिडेशन में चला जाएगा। तो क्या ये हम सही कर रहे हैं? क्या ख्याल है आप लोगों का? ट्रेनिंग तो आपने करा ही नहीं, 8 और 9 पे तो ट्रेनिंग ही नहीं हो पाई आपकी, तो क्या आपका आंसर सही देगा वो? तो डेटा को शफल करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ रिडिकुलस मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो आपने क्या करना चाहिए, जब आपके पास इस तरह का डेटा हो तो इसको शफल करना। तो शफल करना इस वजह से ज़रूरी है,
जैसे ताश खेलते हैं तो ताश में क्या करा जाता है, कार्ड्स को शफल किया जाता है ताकि डेटा जो है हर तरह का डेटा स्प्रेड हो जाए, जो आपके पास चॉइस बने उसमें बराबर जो है तकसीम हो। जो अगर आप पार्टिसिपेंट्स को डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ताश के अंदर, तो हर किसी को हर तरह के कार्ड मिलने के प्रोबेबिलिटी बराबर हो। लेकिन अगर आप शफल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उसमें बायसनेस आ जाए। तो डेटा की बायसनेस को ख़त्म करने के लिए भी जो है डेटा को शफल करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें। लेकिन बाज़ डेटा ऐसा होता है जिसको शफल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर टाइम सीरीज डेटा है। टाइम सीरीज डेटा जो है जिसके अंदर आप आज की बेस पे फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आज जो टेम्परेचर है या 2 हफ्ते पहले का जो टेम्परेचर है, पिछले 2 हफ्ते के टेम्परेचर की बुनियाद पर 1 हफ्ते आगे के टेम्परेचर की प्रोडिक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है आप शफल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे टाइम सीरीज डेटा हो, इस वजह से इसकी हेडिंग भी है द एरो ऑफ टाइम। तो यू शुड नॉट रैंडमली शफल योर डेटा इन दिस सिनेरियो, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। टेम्पोरल लीक आ रहा है, फ्यूचर का डेटा तो आपका लीक हो रहा है। तो बाद सिनेरियो में शफलिंग अच्छी बात है, बाद सिनेरियो में शफलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन सम ऑफ दीज सिचुएशंस अगर आपके पास डेटा जो है डुप्लीकेट हो रहा हो, कुछ डेटा ऐसा है जो कि ट्रेनिंग में भी आ रहा है और कुछ डेटा जो है वही रिपीट हो रहा है, ट्रेनिंग में 2 बार आ रहा है। तो मेक श्योर कि आपका डेटा जो है डिसजॉइंट हो। जो ट्रेनिंग में जो डेटा आ रहा है वैलिडेशन में वही डेटा ना आए। तो अगर कोई डेटा डुप्लीकेट हो रहा है तो आप उसको रिमूव कर दें। ऐसा ना हो कि जो ट्रेनिंग में डेटा आ रहा है जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो तो आंसर सही देगा। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे आप, जैसे एक इमेज है, वही इमेज दोबारा आ गई टेस्टिंग में या वैलिडेशन में, तो वो तो आंसर सही देगा। आपका जो रिज़ल्ट आएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस आएगी, वो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी तो आ रही होगी, लेकिन डेट इज़ नॉट रिलायबल, क्योंकि आपने जो है जो ट्रेनिंग में आपने डेटा लिया था वही आपने वैलिडेशन में भी ले लिया। तो आप डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करेंगे फिर। इसके अलावा एक और काम, ये कुछ काम है जो प्री प्रोसेसिंग में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो याद रखें, पहली बात हमने क्या की, डेटा को शफल करें जहाँ पे पॉसिबल हो, डेटा में से डुप्लीकेट को रिमूव करें। तीसरी बात, डेटा को वेक्टराइज करें, वन हॉट इनकोड करें, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा है तो उसको वन हॉट इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास कपड़ों का साइज़ है और कपड़ों का साइज़ नोटपैड पे ही करके दिखाता हूँ आपको। 4 साइजेज हैं कपड़ों के। एक जो है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। अब इसको हमने कंप्यूटर में मशीन लर्निंग को देना है। आपने इमेज पिक्चर की खींची और उसकी बुनियाद पे आपने बताना है कपड़े का साइज़ क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ख़्याल में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें? एनी आइडिया किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्या हम स्मॉल को 1 दे दें, मीडियम को 2 दे दें, लार्ज को 3 दे दें, एक्स्ट्रा लार्ज को 4 दे दें? क्या ये सही रहेगा? तो 4 बिट बाइनरी कोड बनेगा। जी, 4 बिट बाइनरी कोड बनेगा जिसको वन हॉट इनकोड कहते हैं। तो स्मॉल को हम कह देंगे 1000, मीडियम को हम क्या कहेंगे 0100, लार्ज को हम कहेंगे 0010,
और एक्स्ट्रा लार्ज को 0001। तो ये हमारा कैटेगोरिकल डेटा को इस तरीके से वेक्टराइज करना पड़ेगा, इसको वेक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो भी डेटा है उसको हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की फॉर्म में या इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से साउंड डेटा है, साउंड डेटा को आपने, इमेज डेटा को, सबको जो है, या टेक्स्ट डेटा है उसको आपने टेंसर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। इसके अलावा आपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जो डेटा है आपका वो नॉर्मलाइज कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपका जो कन्वर्जेंस है कि लॉस जो है वो लोकल या ग्लोबल मिनिमा पे जाके रुके, तो उसके लिए जो है आप नॉर्मलाइज कर दें। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है लॉस की। वो कौन सा पॉइंट है जिस पे लॉस जो है मिनिमम वैल्यू देगा, उस पॉइंट को हमने फाइंड करना है, मिनिमा। तो उसके लिए नॉर्मलाइज करना ज़्यादा अच्छी बात है, और डेटा जो है तकरीबन एक ही रेंज में हो। ऐसा ना हो कि कुछ डेटा जो है वो थाउजेंड्स में जा रहा हो, कुछ डेटा बिलियंस में जा रहा हो, कुछ डेटा जो है मिसाल के तौर पर मिलीमीटर में या माइक्रो में जा रहा हो। ऐसा ना हो 10⁻⁻6 में, 10⁻⁻2 में, और कुछ डेटा जो है 10⁻+6 में जा रहा हो। तो कोई सर डेटा, कंफर्म करने का जी सर, हम वन हॉट एनकोडिंग लेबल्स की करते हैं एंड नॉर्मलाइजेशन जो है ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा की करते हैं। ज़रूरी नहीं है। देखें, हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन है वो हम अगर जो है वाई में कुछ पड़ा हुआ है, जैसे अगर आप हाउस का डेटा सेट था, बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट, उसमें वाई को भी जो है हम नॉर्मलाइज करेंगे। और इसी तरीके से वन हॉट ज़रूरी नहीं है कि आपका वाई या लेवल की ही हो। एक्स में भी अगर आपके पास टेक्सचुअल डेटा पड़ा हुआ है, कैटेगोरिकल डेटा पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर आप मकान की कीमत की प्रोडिक्शन कर रहे हैं और मकान किस कैटेगरी का है, ये भी आपका एक फ़ीचर है कि मकान जो है ट्रिपल स्टोरी है, मकान जो है पॉश एरिया में है, मकान जो है किसी जो है स्लम एरिया में है। ये 3-4 कैटेगरीज है, तो यहाँ पे भी वन हॉट इनकोडिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेटा को जो है नॉर्मलाइज करने के लिए हम जेड स्केल में ले आते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, मीन से हम, मीन जो है वो माइनस कर देते हैं हर डेटा में से, एक्स में से मीन निकाल देते हैं और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। एक्स में से क्या कर दिया आपने, मीन निकाल दिया और एक्स को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। तो हमारा डेटा जो है ये जो है उसका मीन 0 हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और काम जो है जो हम करते हैं, अगर आपके पास कुछ डेटा ऐसा है जो इसके अंदर जो है कुछ मिसिंग वैल्यूज है, मिसाल के तौर पर आपने जो है एक सर्वे किया, ख़वातीन से आपने पूछी उनकी एज, अब जो है एज जो है वो नहीं बताएंगी, तो वो डेटा मिसिंग होगा। किसी बंदे से आपने इसकी सैलरी पूछी, वो सैलरी मिसिंग होगी। तो फिर आप क्या करें, इस तरह का डेटा जो मिसिंग है। तो मिसिंग डेटा को फिल करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको ज़ीरोइज़ कर दें। ज़ीरोइज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो मशीन लर्निंग है वो इतना इंटेलिजेंट होता है, वो खुद समझ जाएगा कि क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है बहुत सारी जगहों पे, तो प्रॉबेबली ये डेटा मिसिंग है। तो आप ज़ीरोइज़ कर दें। ज़्यादातर जगहों पे हम यही करते हैं, जो मिसिंग वैल्यू होती है उसको हम ज़ीरोइज़ कर देते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि हम जो है मीन वैल्यू डाल दें। ठीक है, मीन निकाल लें उस कॉलम का, जैसे आप जो है एज का कॉलम है, अब एज जो है आपकी कुछ जगहों पे आ रही होगी, कुछ जगहों पे मिसिंग होगी। तो जहाँ जहाँ पे आ रही है उसका एवरेज निकाल लें कि एवरेज एज क्या होती है एक खातून की, वो आपने जो है मिसिंग वैल्यू में
फिल कर दिया। एवरेज सैलरी क्या चल रही है कराची में एक बंदे की, वो आपने फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिसिंग डेटा को फिल कर सकते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो? आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। यस सर। जी ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है फीचर इंजीनियरिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात तो आप लोगों ने पढ़ ली है कि मशीन लर्निंग जो हम पहले करते थे, तो मशीन लर्निंग में हमें फीचर्स जो है वो क्रिएट करने पड़ते थे, क्राफ्ट करने पड़ते थे। ख़ास तौर पर जब हम कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस पे जाते थे, तो मिसाल के तौर पर एक OCR है, तो OCR में जो है डिजिट आ रहा है 1 है। अब 1 की रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने जो है ये एक फ़ीचर रख सकते हैं कि इसमें कोई लूप आ रहा है या नहीं आ रहा, डिजिट में कोई लूप आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे 8 है, 8 में कितने लूप्स आ रहे हैं, 2 लूप्स आ रहे हैं। जैसे 6 है, उसमें कितने लूप आ रहे हैं। तो इस तरह के फीचर्स जो है आपको देने पड़ते थे इमेज के अगेंस्ट। इसी तरीके से अगर आप टेक्सचुअल डेटा है उसमें आपको फीचर्स निकालने पड़ते थे, लेकिन डीप लर्निंग के आने से ये आसानी हो गई हमें कि डीप लर्निंग के अंदर जो है जो हमारी शुरू की लेयर्स होती हैं वो खुद ही फीचर्स निकाल लेती हैं, ठीक है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने मैथमेटिक्स और डेटा साइंस पढ़ाया था, और जब सर नासिर ने भी पढ़ाया था। हाँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो शुरू की लेयर्स जो है वो जो प्रोसेसिंग कर रही होती है, हमने पढ़ा है वो एक डिस्टिलेशन पाइपलाइन होता है। तो फीचर इंजीनियरिंग, फीचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फीचर अगर हम ना भी बनाए तो नेटवर्क जो है खुद ब खुद जो है फीचर्स निकालना सीख लेता है। जी सर फीचर इंजीनियरिंग में समटाइम्स रिडंडेंसी भी आ जाती है। हाँ, देखिए जब हम मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हम कुछ फीचर्स जब निकाल रहे होते हैं तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे की एज और उसका डेट ऑफ बर्थ दोनों आपने पूछ लिया। अब डेट ऑफ बर्थ पता है तो एज तो वैसे ही निकल सकती है उससे, तो हमें 2 बार देने की क्या ज़रूरत है। तो बाज़ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि रिडंडेंट हो जाते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे, फिर मशीन लर्निंग अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, वहाँ पे हम कोरिलेशन निकालते हैं अक्सर, और कोरिलेशन निकाल के देखते हैं जो फीचर्स आपस में कोरिलेट होते हैं, जिनका बिहेवियर, जिनका इफ़ेक्ट एक जैसा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। 5 मिनट रुक के अजान हो जाए ज़रा। स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम डीप लर्निंग यूज़ करते हैं तो हमें फीचर इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज हमारे जो लेयर्स होती हैं, शुरू की लेयर्स जो है जो डेटा में से काम की चीज़ होती है वो निकाल के आगे देती है, फिर आगे की लेयर और काम की चीज़ निकाल के आगे देती हैं, और आखिर में जो है आपके पास फीचर्स बच जाते हैं, जिसको आखिर की कुछ डेंस की लेयर्स होती हैं उसको प्रोसेस करके क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन परफॉर्म करती हैं। लेकिन बावजूद इसके कि फ़ीचर इंजीनियरिंग डीप लर्निंग परफॉर्म कर देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ीचर इंजीनियरिंग को नज़रअंदाज किया जाए। इन सम सिनेरियोज फीचर इंजीनियरिंग जो है उससे काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप बीइंग अ ह्यूमन आप थोड़ा सा फीचर्स को क्राफ्ट कर लें, अच्छे तरीके से सोच लें, खुद अच्छे फीचर्स बना लें, तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, और आपका जो मॉडल है उसको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। जो काम जो है उसको कंप्यूटेशनली बहुत टाइम लगा के करना पड़ रहा है, वो काम जो है आप मैनू अगर आप जो है फीचर्स निकाल लें तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और हो सकता है कि वो मशीन लर्निंग के बगैर ही हो जाए। मिसाल देता हूँ मैं आपको, आपने जो है घड़ी की सुई देख के
बताना है टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक तरीका तो ये है, आपके पास इमेज आ रही हो घड़ी की, ठीक है। अब आप देखेंगे इमेज आ रही है घड़ी की पिक्सल्स की फॉर्म में, इसको प्रोसेस करने के लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसका अगला चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो उससे हम प्रोसेस कराएंगे, तो हमारे पास जो है हमें बड़ा टाइम लगेगा, पूरा एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाना पड़ेगा, फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, और आखिर में जाके वो इस काबिल होगा कि बता सके कि टाइम क्या है, ठीक है। दूसरा तरीक़ाकार क्या होगा, हम हर घड़ी के कांटे की कोऑर्डिनेट्स बता दें। जैसे ये आवर वाला जो हैंड है, क्लॉक के जो हैंड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बता दें कि ये जो छोटी सुई है ये किस पोजीशन पे है, x1 y1, और बड़ी सुई किस पोजीशन पे है, x2 y2। अगर हम ये बता दें तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, यहाँ पे हमें इमेज पे काम नहीं करना पड़ेगा, हमारा टाइम बच जाएगा। हम जो है नंबर्स पे काम करके न्यूरल नेटवर्क से क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर देंगे। और इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स दे दें, एंगल्स बता दें हम कि जो जैसे यहाँ पे जो छोटी सुई है ये 0 एंगल पर है, बड़ी सुई जो है 45 एंगल के ऊपर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये काम जो है मशीन लर्निंग की भी ज़रूरत नहीं है, एंगल को आप जो है देख के बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग की ज़रूरत भी नहीं रही। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप कि थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल। कि फ़ीचर इंजीनियरिंग एक अच्छा फ़ीचर अगर आप सेलेक्ट कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत सारे काम जो कि कम्बरसम है, बग़ैर अच्छे फ़ीचर्स निकाले हुए वो काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, फीडबैक दे दें अपना। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों के पास? हेलो जी। सर, ये पूछना था कि जो फीचर इंजीनियरिंग जो डीप लेयर्स परफॉर्म करती हैं डीप लर्निंग में, हम्म। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, असल में वो ये देख रहा होता है कि जब मैं ये इनपुट दूंगा तो मेरा आउटपुट ये आना चाहिए। वो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो बीच की लेयर्स है ना वो लर्न कर जाती हैं कि अच्छा ये फीचर्स निकलने चाहिए, ठीक है। वो ये देखती है मुझे इससे ये चीज़ बनानी है, इस इनपुट की मदद से ये चीज़ बनानी है, तो बीच की में जो है मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा कि जो है मेरा ये आउटपुट बने। तो उससे वो लर्न कर जाती हैं कि अच्छा ये फीचर्स निकलने चाहिए। अब बीच की जो लेयर्स हैं उसमें वेट्स जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एक्टिवेशन फंक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। तो ये दोनों का अमल दखल होता है। चलिए, तो कोई क्वेश्चन है और? नहीं तो आगे चलते हैं। विच फीचर्स आर बेटर, इन जो है हमने 3-4 तरीके देखे पीछे, तो इनमें से कौन सा बेहतर है मैंने बता दिया आपको कि आप जो है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप दे दें आर थीटा की फॉर्म में, तो ये तो बड़ा ही आसान चंद लाइनों का काम हो जाएगा। अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी मदद से भी अगर आप बनाने की कोशिश करें वो भी इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर इमेज पे काम करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डीप लर्निंग से पहले जो है फीचर इंजीनियरिंग जो है ये हमें खुद करनी पड़ती थी। जैसे मैंने बताया OCR के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इमेज है उसमें कितने होल्स हैं, कितने लूप्स हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इमेज के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, कितने ब्रोकन कंपोनेंट्स हैं।
जैसे आई है, आई जो है 2 कंपोनेंट पे मुश्तमिल है, ठीक है। आई में जो है एक आई का नीचे का पोर्शन है और एक डॉट अलग है, 2 कंपोनेंट्स हैं। जे में 2 कंपोनेंट्स हैं, एफ में एक सिंगल कंपोनेंट है। फिर हमें ये भी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए कि जो है वो बेस लाइन को कितनी बार कट कर रहा है, तो ये फीचर्स हमें चाहिए होते थे। बड़ा मुश्किल काम होता था डीप लर्निंग के बगैर इन चीज़ों को करना, लेकिन डीप लर्निंग जो है इन चीज़ों को आसान बना दिया है। अब फीचर इंजीनियरिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूरल नेटवर्क जो है ऑटोमेटिकली जो है इन फीचर्स को निकाल लेता है। लेकिन क्या फीचर इंजीनियरिंग की ज़रूरत अब नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। अच्छे फीचर्स जो है अभी भी आपकी मदद करेंगे। आप एलिगेंटली, आसानी से और कम कोड में जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है हम ये जो टाइम की कैलकुलेशन का प्रॉब्लम था हमारा कि टाइम क्या हो रहा है घड़ी में, अगर हम ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो बहुत टाइम ले लेगा। तो हम जो है अपना टाइम इसमें लगाने के बजाय इंटेलिजेंटली अगर हम जो है फीचर्स को क्राफ्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या टाइम हो गया है? अच्छा अभी तो है आधा घंटा। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा लेते हैं। ओवर फिटिंग क्या होती है? ओवर फिटिंग से मुराद ये है, आप मॉडल को जो है बताते हैं कि भाई ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब मॉडल को इतनी बार आप जो है मॉडल की कैपेसिटी आपने बढ़ा दी है, तो पहली बात तो ये आपने जो है उसकी मेमोराइजेशन की सलाहियत बढ़ा दी। यानी आपने न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा कर दिए कि वो क्या कर रहा है, जो डेटा जा रहा है उसको याद कर लिया, उसने लर्न कर लिया कि अच्छा इस डेटा पे ये आंसर देना है। बजाय इसके कि डेटा के ट्रेंड को समझे, वो डेटा को मेमोराइज कर लिया, तो ये उसने ऑप्टिमाइज कर लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये डेटा है आपके पास, ठीक है, और अब इसको देखते हुए एक तरीका तो ये हो कि आपका मॉडल जो है लर्न कर जाए कि अच्छा ये एक लाइन है, लीनियर ट्रेंड है डेटा के अंदर, तो ये एक अच्छा मॉडल होगा। लेकिन एक ऐसा मॉडल जो इसको याद करना शुरू कर दे, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये हमारा मॉडल है जो कि इसने डेटा को लर्न कर लिया। ठीक है, तो ये ओवर फिटिंग करी है। ये जब मॉडल आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ओवर फिट कर गया है। ठीक है, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे एक रबर बैंड आप चढ़ाते, कीलें लगी हुई हैं, कीलों में अगर आप जो है रबर बैंड चढ़ाएंगे तो रबर बैंड क्या होगा, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने आप को जहाँ पे जो है जगह मिलेगी वो अपने आप को जो है उस कील के साथ जो है बाइंड कर लेगा। तो ये इतना फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात नहीं है। तो एक फ्लेक्सिबल मॉडल जो है ये ओवरफिट मॉडल होता है। होना ये चाहिए इतना जनरलाइज हो कि ये डेटा की ट्रेंड को समझ जाए, अब फ्यूचर में डेटा आए तो वो उसको भी आंसर कर सके। अब ये वाला जो मॉडल है ग्रीन वाला, अगर इसको फ्यूचर में कोई डेटा मिलेगा तो वो उसको जब बताएगा आंसर, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके बारे में जब आंसर मैं बोलूँगा देने के लिए, तो ये जो है बहुत ही गलत आंसर देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन है? जी, आगे चलें। तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी है हमने। जी बोले, कोई क्वेश्चन है? जनरलाइजेशन के बारे में कुछ एग्जांपल देके बता दें। हाँ, ये मैंने जो एग्जांपल दी थी ना, जनरलाइजेशन की एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम जो है डेटा को देख के समझते हैं कि तकरीबन जो है डेटा के अंदर जो है जो आप इनपुट ले रहे हैं कैलोरी, आपका वेट जो है उसका ट्वाइस बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है रोज़ाना जो है 2 kg आप जो है ईट कर रहे हैं तो आपका वज़न 4 kg बढ़ रहा है तकरीबन। अब कहीं पे 4.1 हो जाएगा,
कहीं पे जो है 3.9 हो जाएगा, कभी कभार 3 kg आप खा रहे हैं तो आपका वज़न जो है 5.5 बढ़ रहा है। अब ये करीब करीब है ना, लेकिन जो ट्रेंड है वो हमें नज़र आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस का ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर मॉडल जनरलाइज होगा तो वो ये बात समझ जाएगा, लेकिन अगर मॉडल जनरलाइज नहीं हो, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को मैंने एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो मैंने क्लास में कराया था, लेकिन मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी। अब अगर वो ओवर फिट किया हुआ होगा उसने, तो वो सिर्फ उसी सवाल के आंसर दे सकेगा जो सवाल मैंने जो है क्लास में कराया है। अगर वो जनरलाइज कर पाए, वो समझ पाए कि इसमें लॉजिक क्या है, कि टीचर ने जो क्लास में क्वेश्चन कराया है उसकी लॉजिक क्या है, तो मैं अगर वैल्यूज़ चेंज कर दूंगा क्योंकि वो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, तो मैंने जो नया सवाल पूछा है वो एक्चुअली सवाल में वैल्यूज़ चेंज है, वो उस सवाल को भी सॉल्व कर पाएगा। तो डेट इज़ जनरलाइजेशन, कि एग्जैक्टली वही चीज़ ना भी हो लेकिन उसी तरह की चीज़ हो, ट्रेंड को क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो आंसर देने के काबिल होगा। तो हमें ऑप्टिमाइज़ नहीं करना, हमें जनरलाइज करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ तो ये है कि जो डेटा है उसमें से आपने इतना ज़्यादा फिट कर दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कील की, यहाँ पे जो है कीलें रखी हुई हैं, एक कील यहाँ पे लगी हुई है, एक कील यहाँ पे लगी हुई है, एक कील यहाँ पे लगी हुई है। अब इसने ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ऑप्टिमाइज़ इस तरीके से किया कि ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ स्क्वीज़ कर लिया इसने ना, कि ज़ीरो एरर आ रहा है। अब एरर तो ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जो है ज़ीरो एरर की वजह से ये जो ज़ीरो एरर आ रहा है, जब इसको ट्रेनिंग डेटा पे तो सही देगा आंसर, जब इसको टेस्ट डेटा पे चेक करेंगे तो ये एरर बहुत बड़ा हुआ आएगा क्योंकि ये जनरलाइज नहीं हो पाया। ट्रेनिंग डेटा पे तो आंसर बहुत अच्छा दे रहा है, ज़ीरो एरर दे रहा है, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे ज़ीरो एरर नहीं आएगा बल्कि बहुत बड़ा एरर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जो है इसको क्लियर किया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जनरलाइज करें, जो ट्रेनिंग डेटा है उसके बियॉन्ड भी काम कर सके। सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे काम नहीं करवाना हमने। ट्रेनिंग डेटा को तो हमें आंसर पता है, 100 मरीज़ों का डेटा हमारे पास मौजूद है, तो उन 100 मरीज़ों पे अगर वो आंसर दे भी दे, हमें तो डेटा मौजूद है पहले से। हमें तो ये देखना है कि जो नया मरीज़ आ रहा है क्या उसके ऊपर वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। डेट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन, कि उन 100 मरीज़ों के सिम्टम्स को समझ सके वो, और कोई नया मरीज़ आए उसको भी उसी तरह के सिम्टम्स हों तो उसकी प्रिडिक्शन भी वो सही कर सके। दिस इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो ओवर फिटिंग आई होप के समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात, कि जब मॉडल जो है उसको आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा दे दें, यानी एक नेटवर्क है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये एक नेटवर्क है जिसमें एक या दो लेयर्स हैं, चलें इस पे इसका काम सही चल रहा है, मैंने इसमें लेयर्स बढ़ा दी, तो ये क्या होगा, जब लेयर्स बढ़ाएंगे तो इसकी मेमोराइजेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये जो है ओवर फिटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मैंने जो है दिल खोल के मैंने जो है इसके अंदर लेयर्स बढ़ा दी, तो डेट इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन कि आप जो है लेयर्स बढ़ाते जाएं। लेकिन अगर मैंने जो है इसकी एक लेयर रहने दी और बाकी सारी ख़त्म कर दी, तो ये भी नॉट अ गुड सोल्यूशन, ये अंडर फिटिंग की तरफ चला जाएगा। तो ना तो इतनी कम कैपेसिटियों के जो है ये लर्न ही ना कर सके, ना ही इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो के ये ओवर लर्न कर जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तरीका जो ओवर फिटिंग को कम करने का है, डेटा बढ़ा दें। डेटा जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी। ठीक है राइट स्टूडेंट्स, तो डेटा जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी। तो वन ऑफ दी सोल्यूशन इज़ टू गेट मोर डेटा। सर डेटा कौन सा सर, ट्रेनिंग डेटा इंक्रीज करेंगे हम या टेस्टिंग डेटा इंक्रीज करेंगे? दोनों ना, ओवरऑल डेटा इंक्रीज करेंगे। वैसे तो ट्रेनिंग की ही बात हो रही है, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ज़्यादा डेटा पे होगी तो
उतनी अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स आपको डेटा नहीं मिल पाता, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम जो है ओवर फिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। जी पूछें। सर लेकिन जो न्यू डाटा हम ऐड करेंगे तो वो तो बिल्कुल अननोन होगा, मतलब उसको पहले से ट्रेन नहीं किया होगा हमने। हाँ, तो तो वो ट्रेनिंग की तो बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास मजीद डेटा आया ना, तो आप ओवरऑल डेटा को फिर 2 हिस्सों में तोड़ दें, कुछ को ट्रेनिंग के लिए, कुछ टेस्टिंग के लिए। ठीक है? तो जब ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होगा तो उसके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसके पास ज़्यादा एग्जांपल्स आएंगी। जैसे आप जो है वन है, वन को आपने क्लासिफाई करना है। अब वन की पिक्चर्स कुछ एंगल से तो आपके पास थी, लेकिन जो है मजीद डेटा आया तो मजीद एंगल से आपको पिक्चर्स मिल गए। सर इसमें से मजीद एंगल, आउटलायर्स कट देने चाहिए ना? आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। आउटलायर्स होंगे तो वो तो मिसलीड करेगा ना आपको। अगर आउटलायर होंगे तो वो तो और नुकसानदेह है। लेकिन जब आपके पास डेटा ज़्यादा होगा तो भले एक आध आउटलायर भी निकल आए तो नो प्रॉब्लम। ज़्यादातर डेटा अगर आपका सही है तो फिर इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है? आउटलायर को आप रिमूव भी कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट अगर आप प्लॉट करके देखें डेटा की, तो आउटलायर्स को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आउटलायर्स को इस तरीके से भी रिमूव किया जा सकता है। आउटलायर भले रहने भी दें डेटा के अंदर, लेकिन अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो जो है मॉडल जो है इतना समझदार होगा कि वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? नेटवर्क का साइज़ छोटा करें। अगर आपको लग रहा है कि ये ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है तो आप नेटवर्क का साइज़ छोटा करें। रिड्यूस द साइज ऑफ द मॉडल। नंबर ऑफ लेयर्स कम कर दें, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम कर दें। ठीक है? मॉडल की कैपेसिटी को कम करें। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी उसमें होगी लर्निंग की, मेमोराइजेशन की, चांसेस हैं कि वो जो है ओवर लर्न कर जाएगा। अगर नेटवर्क के पास लिमिटेड मेमोराइजेशन की कैपेबिलिटी होगी तो वो जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि वो याद कर ले उसको। अनफॉर्चुनेटली कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है कि कितनी लेयर्स होनी चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस से चीज़ें पता चलेंगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो राइट साइज आपको पता चल पाएगा। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, उस पे आने से पहले जो है बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। पहले उन्होंने जो है एक नेटवर्क बनाया, ठीक है, ओरिजिनल नेटवर्क। उसके बाद जो है उससे छोटा नेटवर्क बना के देखा और बड़ा नेटवर्क बना के देखा। तो आप ये एग्जांपल जो है ज़रूर करिएगा, मैं अगली दफ़ा कराऊंगा इसको, कि जो है हम कुछ डिफरेंट साइज़ के नेटवर्क्स पे अब देखते हैं कि जो है परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पता चलता है। तो अगर नेटवर्क को हम छोटा करेंगे, हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी कम हो तो वो ओवर फिटिंग से अवॉइड कर पाए और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। नेटवर्क बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो ओवर फिटिंग की तरफ चला जाए। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? वेट रेगुलराइजेशन। ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम करेंगे। एक चीज़ होती है रेगुलराइजेशन। तो आपने जितने भी मॉडल्स बनाए हैं उसके साथ जो है आप एक रेगुलराइजेशन की लेयर को ऐड कर दें। ठीक है? हम चाहते हैं कि हमारे वेट्स जो हैं वो छोटी वैल्यूज़ लें, तो हम जो है लॉस फंक्शन के साथ जो है वेट्स को जो है वेट्स की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। एक फॉर्मूला है, अच्छा इसमें मैथमेटिक्स नहीं दी हुई। हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉस फंक्शन है, लॉस तो लॉस फंक्शन जो है वो किस तरीके से निकलता है आप लोगों को पता है कि एक जो है हमारे पास लॉस होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये हम जब रिग्रेशन कर रहे होते हैं तो जो भी लॉस है पुराना, उसके साथ जो है हम एक टर्म ऐड करते हैं जो कि वेट का नॉर्म होता है। वेट, जो भी वेट है
उसका नॉर्म क्या होता है, अगर ये वेक्टर वैल्यू है इसकी, मिसाल के तौर पर 1 1 2 3, ठीक है। और अब इसमें जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वेट की मुख्तलिफ वेट्स होंगे ना, एक का 1 है, एक का 2, एक का 3 है, तीनों को ऐड कर दिया तो ये 6 हो जाएगा। तो ये एक तरीका तो ये है, और इसको जो है लॉस के साथ ऐड कर देंगे, और लेकिन यहाँ पे जो है एक और पैरामीटर लैम्डा भी आता है। तो हम ये कंस्ट्रेंट कर रहे हैं कि अगर तुम जो है नेटवर्क का साइज़ बढ़ाओगे तो तुम्हारा लॉस बढ़ जाएगा। तो ये जो है उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत है एक तरीके से कि कि आप जो है नेटवर्क का साइज़ ना बढ़ाएं। नेटवर्क के साइज़ को बढ़ाने से रोकने के लिए जो है हम जो लॉस है उसके साथ जो है रेगुलराइजेशन का पैरामीटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डिटेल में आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने जो नेटवर्क है नेटवर्क के साथ जो है एक रेगुलराइज़र अटैच कर देना है, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट कर रहा है, तो बीच में जाके आपने एक रेगुलराइज़र ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। एक रेगुलराइज़र ऐड किया, दो तरह के होते हैं, एक होता है L1 और एक होता है L2। दोनों जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करके देखें, L1 इस्तेमाल कर रहे हैं या L2 इस्तेमाल करें। तो ये एक मैजिक ट्रिक है, जब आपको लगे कि आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो आप क्या करें, L1 रेगुलराइज़र लगा लें या L2 रेगुलराइज़र लगा दें। तो दो तरह के रेगुलराइज़र हैं, L1 रेगुलराइजेशन और एक L2 रेगुलराइजेशन। इसमें फ़र्क क्या है, ये जो मैंने नॉर्म निकालने का तरीका बताया है सिर्फ यही फ़र्क है। L1 के अंदर क्या करता है, अगर L1 है तो L1 के अंदर जो है ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, ठीक है। ये जो है आपके लॉस में ऐड हो जाएगा। और L2 में क्या होता है, 1 स्क्वायर करके ऐड करेगा और फिर अंडर रूट ले लेगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट ले लेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, सिंपली आपने L1 या L2 कोई भी यूज़ करें। जिस तरीके से आप पहले डेंस लगा रहे थे, डेंस के साथ साथ जो है आप रेगुलराइज़र भी लगा लें, आपका मॉडल जो है ओवरफिटिंग से बच जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप के यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? जी जनाब। यस सर। यस सर। रेगुलराइज़र क्या होता है ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है ड्रॉप आउट, तो वो भी आप क्या करें, ड्रॉप आउट की लेयर आखिर में या बीच में कहीं पे भी लगाते हैं तो ड्रॉप आउट से भी मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप आउट करता है क्या है ये मैं बता दूं आप लोगों को। ड्रॉप आउट जो है एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम रेंडमली कह रहे हैं नेटवर्क के अंदर कुछ कनेक्शंस को ज़ीरोइज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि अक्सर बंदे को डिप्रेशन हो जाता है तो उसको डिप्रेशन की दवा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, तो हम क्या करते हैं उसको कुछ चीज़ें भुलवाते हैं। डिप्रेशन का जो टैबलेट है एंटी डिप्रेसेंट, वो क्या करता है बंदे के दिमाग की कुछ न्यूरॉन्स को जो है इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जो कि उसके दिमाग में चल रही होती हैं वो भूलना शुरू कर देता है। तो कुछ इसी तरीके से ड्रॉप आउट में करते हैं हम, कुछ चीज़ों को जो है नेटवर्क की भुलवाया जाता है ताकि वो ओवर मेमोराइज जो कर लिए हैं उसने, ओवर लर्न कर दी हैं, उसको भूल जाए वो, ठीक है। तो जैसे जो है ये आपके पास वेट्स हैं 0.2 0.5 1.3 0.8 1.1, हम कहते हैं कि
0.5 ड्रॉप आउट रख दो, तो इसमें से आधी वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। 0.5, 0.2 जो भी आप रखना चाह रहे हैं, कितने परसेंट वैल्यूज़ को ड्रॉप करें, तो 0.5 का मतलब है आधी वैल्यू को ड्रॉप कर दो। आधे वेट्स को क्या कर दो, रैंडमली कोई से भी आधे वेट्स को 0 कर दो। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि नेटवर्क जो है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो ओवर थिंकिंग कम कर देगा। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हैं, ये टूल्स हैं। जैसे एक टेक्नीशियन होता है ना, टीवी ठीक करने आया टेक्नीशियन, उसने देखा टीवी में ये मसला आ रहा है, वो अपने बॉक्स से जो है कोई टूल निकालता है और फलाना जगह पे जाके जो है वो ट्विनिंग करता है, ट्विकिंग करता है, और ट्विकिंग के बाद जो है वो मसला हल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मसला जो आ रहा है ये इस तरीके से हल हो सकता है। तो आपके पास भी जो बॉक्स है, आपके पास आपके बॉक्स में ये सारे हथियार होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन तमाम आप अपने टूल बॉक्स से जो है किसी भी एक टूल को निकालोगे और उसको इस्तेमाल करके जो है ओवर फिटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। अंडर फिटिंग हो रही है, अंडर फिटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करोगे। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप टाइमली जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकोगे। ठीक है, तो ड्रॉप आउट हो गया, रेगुलराइजेशन हो गया, ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो ओवर फिटिंग को ख़त्म करने के 4 तरीके हमने पढ़े माय डियर स्टूडेंट्स। पहला तरीका क्या पढ़ा हमने, डेटा ज़्यादा ले आओ, ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा ले आओ। दूसरा तरीका हमने पढ़ा कि नेटवर्क की कैपेसिटी को, सलाहियत को कम कर लो अगर ज़्यादा हो गई है। तीसरा तरीका जो है रेगुलराइजेशन लगा के देखो, और चौथा तरीका ड्रॉप आउट लगा के देखो। ठीक है, अब हमारे पास जो है आखिरी टॉपिक है जो कि मैं अगले वीक कंटिन्यू करूँगा, ज़रा टाइम लगा के इस पर। तो अ, और कुछ जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन हियर, अदरवाइज वी एंड द क्लास। हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। कोई क्वेश्चन है? जी स्टूडेंट्स, नो सर। चलें फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर अगले वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।